हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका टारगेट विद सोनू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए बायो का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और स्पेशली यह टॉपिक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बड़े ध्यानचित के साथ इस टॉपिक को देखिए और यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज आपका टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस। प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम क्या होता है? क्या आप लोग कभी सुने हैं कि जैसे कोई भी जीव अपने जीवन की शुरुआत जब से करता है तब से लेकर के मरने तक उसके जीवन से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रक्रम होते हैं जिनको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सीधे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी जीव के अनुरक्षण के लिए किया गया कार्य जैव प्रक्रम कहलाता है, जिसमें पोषण, श्वसन, प्रजनन और इत्यादि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो हम ये समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेसेज जो जीवन से रिलेटेड है और इसमें किस प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि धरती पर बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। इन सबको हम जीवित जीवों की श्रेणी में रखते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो निर्जीव होती हैं, जो ना तो भोजन ग्रहण कर सकती हैं, ना ही श्वसन कर सकती हैं, या किसी भी प्रकार की जीव से संबंधित प्रक्रियाओं में वो शामिल नहीं होती हैं। अतः उन वस्तुओं को हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। तो हम सजीव वस्तुओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो इसमें जैव प्रक्रम के बारे में हम सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवों के अनुरक्षण के लिए होने वाली सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं, किसी सामान को के खराब हो जाने के बाद से हम उसके मेंटेनेंस के लिए मैकेनिक के पास ले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारे शरीर में भी बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं और उन क्रियाओं के चलते शरीर में बहुत सारे तरह की कमियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन कमियों को शरीर स्वयं दूर करता है, यहाँ किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इनकेस यदि यह कमी बहुत बड़ी प्रकार की हो जाती है तो इसके लिए हम डॉक्टर्स या बहुत सारे ऐसे नीम हकीम वैद्य के का हेल्प लेते हैं, जो हमारे शरीर की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं तथा उचित सुझाव देते हैं। तो यहाँ पर अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। प्यारे बच्चों, जीव अपने शरीर का मेंटेनेंस स्वयं कर सकता है। यह सभी प्रकार के जीवों के लिए एक जैविक प्रक्रिया है जो कि स्वतः होती रहती है। तो इस प्रक्रम में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पोषण। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण क्या है? प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जीव को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, जो हम बाहरी वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि पोषण के अंतर्गत यह भोजन हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो उस भोजन का क्या होता है? इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। पोषण के आधार पर जीवों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, स्वपोषी एवं परपोषी। स्वपोषियों में होने वाले पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं।
स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। परपोषी का मतलब होता है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी क्या होते हैं और यह स्वपोषी पोषण क्यों इसको स्वपोषी कहा जाता है और इसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी कि ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त कर सकते हैं या अपने जीव शरीर को चलाने के लिए स्वतः अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे जीवों को हम स्वपोषी पोषण की कैटेगरी में रखते हैं। परपोषी क्या होते हैं? जो परोक्ष रूप से या सीधे स्वपोषियों के शरीर पर निर्भर रहते हैं भोजन प्राप्ति के लिए, उसे हम परपोषी कहते हैं। तो ये तो हो गया स्वपोषी और परपोषी पोषण के आधार पर दो प्रकार के जीव। लेकिन प्रकृति में हम इन जीवों को पहचानेंगे कैसे? क्या ये जीव किसी प्रकार से एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं? तो इसके लिए आइए हम डिस्कस करते हैं स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत केवल हरे पौधे शामिल किए गए हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हरे पौधे, अब सवाल यह है कि हरे पौधों में आखिर यह कौन सी संरचना पाई जाती है जिसके आधार पर ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और परपोषी जीव के अंदर कौन सी संरचना होती है जिसके आधार पर ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं? तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। हरे पौधों के अंतर्गत हम देखते हैं कि इनके पत्तियां, तने या बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हरे होते हैं, और यही वो कारण है जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हरा रंग यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, अर्थात पौधों के वे सभी हरे भाग जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना सकते हैं, ऐसे भागों में जो हरे रंग का वर्णक उपस्थित होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और यह क्लोरोफिल उन समस्त भागों में पाया जाता है जो हरे होते हैं। जैसे पौधे यदि छोटे होते हैं तो छोटे पौधों के तने भी हरे होते हैं, उनकी पत्तियां भी हरी होती हैं, लेकिन यही पौधे जब बड़े हो जाते हैं और वृक्ष का स्वरूप धारण करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके तने से हरा रंग गायब हो जाता है और केवल पत्तियां और कुछ नए निकले हुए शाखाएं ही हरी रह जाती हैं। इसलिए हरे भागों में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को हम क्लोरोफिल कहते हैं। और यह क्लोरोफिल सबसे पहले सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो इस प्रक्रिया को हम यहाँ समझते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए किस प्रकार पौधे अपनी प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं। हरे पौधे सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं? तो सबसे पहले ज़रूरी है ये जानना कि किसी भी फैक्ट्री में कोई चीज़ यदि बन रही है, कोई वस्तु बन रही है, तो इसके लिए बाहर से कच्चा पदार्थ डाला जाता है, तब फैक्ट्री उसको एक उचित सामान बना करके बाहर निकालती है। बिल्कुल उसी प्रकार से हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए जिन कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है उनमें सबसे पहला होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। आपको पता है कि आदिकाल से ही सूर्य ऊर्जा का एक प्राथमिक स्रोत है और इसी ऊर्जा के कारण संसार की सभी जैविक प्रक्रियाएं संचालित होती हैं।
यदि सूर्य का प्रकाश न हो तो संसार में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं के साथ साथ अजैविक प्रक्रियाएं भी अपने स्थान पर ही रुक जाएंगी और किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसार में दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे जरूरी होता है और इस प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पौधों के अंदर एक खास प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल यही वो अंग होता है जिनके माध्यम से सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को पौधा ग्रहण करता है और इस प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में करता है। तीसरा जो पौधे के लिए सबसे मुख्य आवश्यक कच्चा पदार्थ होता है, इसमें होता है जल और खनिज लवण। जल और खनिज, ये तीन चीजें सूर्य के पौधे के द्वारा भोजन निर्माण में सहायक होती है और इन्हीं पदार्थों को हम पौधे के लिए कच्चा पदार्थ मान सकते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य अपनी संपूर्ण ऊर्जा का 98% पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा इसकी बेकार चली जाती है। ओनली केवल 2% ऊर्जा को ग्रहण करके पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्रकार के जीवधारी, जिनमें हरे पौधे मुख्य होते हैं, ये भोजन का निर्माण करते हैं और अपने जैव प्रक्रियाओं को चलाते हैं। इस ऊर्जा को क्लोरोफिल ग्रहण करता है और पौधे अपने जड़ों द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। और इन सब में एक चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है भोजन निर्माण में, वह होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसको पौधे वातावरण से अपने पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा, इनके द्वारा ये वातावरण से ग्रहण करते हैं। अब हम जानेंगे कि ये भोजन का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा रिएक्शन हम देखेंगे। 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। यही वो प्रक्रिया है जिनके द्वारा कोई भी हरा पौधा भोजन का निर्माण करता है। इसमें 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे अपने रंध्रों के द्वारा वातावरण से ग्रहण करते हैं, H2O यानी कि जल जो कि पौधे अपने जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं, और सनलाइट सूर्य का प्रकाश, इसको क्लोरोफिल सबसे पहले ग्रहण करता है। और इन सबको, इन कच्चे पदार्थों की सहायता से एक जटिल यौगिक का निर्माण होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है और कुछ जल वाष्प भी पौधे रिलीज करते हैं। तो यह पूरा प्रकरण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण, चूंकि प्रकाश की उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। निम्न पदार्थों से एक जटिल पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को ही संश्लेषण कहा जाता है और यह प्रक्रिया पौधों द्वारा संपन्न होती है। तो इस प्रकार स्वपोषण के लिए जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का होना। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तभी होगी जब पौधों में हरा रंग का क्लोरोफिल उपस्थित होगा। यही वह मुख्य पदार्थ है जो अन्य जीवों में उपस्थित न होने के कारण वो भोजन नहीं बना पाते हैं और पौधे भोजन का निर्माण कर सकते हैं। इस कारण से पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं और इनमें होने वाले समस्त जैविक प्रक्रियाएं पोषण के अंतर्गत होती हैं, जिसको हम स्वपोषी पोषण के नाम से जानते हैं। दूसरा है परपोषी।
तो प्यारे बच्चों, पोषण से संबंधित जो दूसरा टॉपिक है परपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण के बारे में हमने जाना कि इसके अंतर्गत केवल हरे पौधे आते हैं जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवणों की उपस्थिति में सिंपल पदार्थों से यानी कि सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं और इसी कारण से इनको स्वपोषी कहा जाता है। परपोषी में हम आते हैं कि परपोषी क्या होते हैं। पर का मतलब होता है दूसरे, यानी कि ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो दूसरे जीवों का मतलब कि पूरे पृथ्वी पर भोजन का निर्माण तो केवल हरा पौधा कर रहा है, इसका मतलब अन्य जो भी जीवधारी हैं वो हरे पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सी रूप में हम समझेंगे कि ऊर्जा सूर्य से चल करके पृथ्वी पर आती है। पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का उपयोग सबसे पहले पौधे ने किया और पौधे से वह ऊर्जा, पौधे के शरीर में वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो गई, जिसको हम भोजन के रूप में जानते हैं। और यह भोजन पौधों में विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे कि वसा के रूप में भी, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में और अन्य बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक ही भूमि में उगने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, उनके स्वाद, उनके कलर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यानी कि यह अलौकिक क्षमता पौधों के अंदर पाई जाती है और हर एक पौधे भोजन के विभिन्न रूपों का संग्रह अपने शरीर में करते हैं। उन्हीं विभिन्न प्रकार के भोजन का उपयोग अन्य जीवधारी अपने भोजन के लिए करते हैं, इसलिए उन जीवों को हम परपोषी जीव कहते हैं। आइए देखते हैं कि परपोषी जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें इन जीवों को कई कैटेगरियों में बांटा गया है। तीन कैटेगरियों में मुख्य रूप से इनको हम बांट सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, होल मीन्स होता है संपूर्ण, यानी कि ऐसे जीवधारी जो भोजन को सीधे पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं, पूर्ण रूप से अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं, उनका पाचन करते हैं और उसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवधारियों को होलोजोइक की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे अमीबा एक प्रोटोजोआ संघ का सबसे निम्न प्रकार का प्राणी है जो फ्रेश वाटर यानी कि साफ स्वच्छ जल में, गड्ढे, तालाब, नदी के जल में या झीलों के जल में पाया जाता है और यह एक कोशिकीय जीव है। इसका पूरा जैव शरीर ही एक कोशिका का बना होता है और चूंकि इसकी अनियमित संरचना होती है और इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, इसका शरीर एक इकाई झिल्ली से घिरा होता है जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है और इसमें कुछ उंगलियों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम स्यूडोपोडिया या कूटपाद कहते हैं, कूटपाद। और इसके अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है और भी बहुत सारे भोज्य पदार्थ भरे रहते हैं। एक बड़ी सी गोल संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस जीव के बारे में यह देखा गया कि यह भोजन को संपूर्ण रूप से ग्रहण करता है। अब कैसे ग्रहण करता है, इसकी जैव प्रक्रिया को हम समझेंगे तो यह उंगलियों के समान, जैसे कि उंगलियां हमारी होती हैं, उंगलियों के समान यह प्रवर्ध विकसित करता है जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। और जब कोई भोज्य पदार्थ इसके स्यूडोपोडिया के अंडर में आता है, तो जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या नीले हरे शैवाल या इसके जीव शरीर से छोटे अन्य जो भी जीवधारी होते हैं, वो जब इसके सामने पड़ते हैं तो अपने स्यूडोपोडिया के साइज को ये बढ़ाने लगता है और बढ़ा करके धीरे धीरे भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और इस प्रकार से इसका जो जीव शरीर है
वह दूसरे रूपों में बदल जाता है और भोजन का कण इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। और इस प्रकार से भोजन जब इसके शरीर में चला जाता है तो विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों की सहायता से इस भोजन का पाचन करता है और पाचन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे अपने शरीर की सभी जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। और भोजन के पाचन के फलस्वरूप आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अनावश्यक होते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, जिसे हम उत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। और यह प्रक्रिया पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों में देखी गई है। पौधों में भी यह देखा गया है और अन्य जंतुओं में भी देखा गया है। तो यह उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये भोजन है, भोजन का पाचन के बाद से यहाँ पर कुछ उत्सर्जी पदार्थ बन जाते हैं, तो उन उत्सर्जी पदार्थों को धीरे धीरे यह अपने जीव द्रव्य से किनारे की ओर ले आता है और किनारे आने के बाद से इसकी जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, वो फट जाती है और सभी उत्सर्जी पदार्थों को ये अपने कोशिका से बाहर निकाल देता है। जब उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो फिर से यह अपने कोशिका झिल्ली को पुनः निर्मित कर लेता है और इस प्रकार से उत्सर्जन की प्रक्रिया अमीबा में संपन्न होती है। तो चूंकि अमीबा ने संपूर्ण भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया, इसलिए इसको होलोजोइक श्रेणी का नाम दिया जाता है। इसके बाद से दूसरा आता है परजीवी। परजीवी परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी का मतलब होता है जो ऐसे जीवधारी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं के शरीर पर पाए जाते हैं तथा उन्हीं जीवों से अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम परजीवी की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मच्छर हमारे आसपास ही पाए जाते हैं, हमारे ही घरों में रहते हैं और हमारा ही खून चूस करके बड़े होते हैं। तो ये हो गए परजीवी। उसी तरह से खटमल है, हमारे ही चारपाई में पाया जाता है और हमारा ही खून खून चूस करके छोटे से बड़ा होता है। तो चूंकि ये हमारे ही ऊपर सीधे या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं और हमारे रक्त से ही पोषण प्राप्त करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि मनुष्य तथा अन्य जो भी जानवर होते हैं, इनके शरीर में बहुत सारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जो रक्त में घुले होते हैं और इस रक्त को जब ये चूसते हैं तो वो पोषक पदार्थ इनके शरीर में भी पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से इनको पोषण प्राप्त हो जाता है। और तीसरा होते हैं मृतोपजीवी। जिनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। परजीवी को पैरासाइट कहते हैं। सैप्रोफाइट मृतोपजीवी ऐसे जीवधारी जो प्रकृति में मरे हुए या सड़े गले स्थानों पर उगते हैं, ऐसे जीवधारियों को हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कि कुकुरमुत्ता, साधारण सा उगने वाला यह एक नॉन ग्रीन प्लांट है जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन नहीं बना सकता, परंतु सड़े गले पदार्थों में उपस्थित जो पोषक पदार्थ होते हैं, उन्हीं से अपने जीव शरीर को चलाने के लिए पोषक तत्वों की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार से ऐसे जीवधारियों को हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, मृतोपजीवी। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने पढ़ा पोषण के बारे में कि पोषण के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं। स्वपोषियों के बारे में आपने पढ़ा, जिसके अंतर्गत हरे पौधों को शामिल किया जाता है। और परपोषी की कैटेगरी को 3 भागों में बांटा गया। प्राणी संभोजी यानी कि होलोजोइक, जो भोजन को संपूर्ण रूप से अपने शरीर द्वारा ग्रहण करते हैं, जैसे अमीबा है। परजीवी का मतलब ऐसे जीवधारी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं और उनके रक्त से या उनके जीव शरीर से ही पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं। और तीसरे मृतोपजीवी, जो मृत एवं सड़े गले पौधों या अन्य वस्तुओं पर उपस्थित होकर के उन्हीं से अपने जीवित शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया पोषण से संबंधित। अब स्वपोषी पौधों के द्वारा जो
भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें सिंपल साधारण रिएक्शन के द्वारा हमने दिखाया कि कार्बन डाइऑक्साइड जल, जो कि एक सरल प्रकार का यौगिक है, प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जटिल ग्लूकोज के अणुओं के रूप में ये भोजन का निर्माण करते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पदार्थ है ऑक्सीजन, वो बाहर निकालते हैं। तो ये तो आप लोगों को कन्फर्म हो गया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो बहुत ही महत्वपूर्ण गैस उत्सर्जित करते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। अतः पौधे ही जीव संरचना के वे अंग हैं जो हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमने पढ़ा। अब यहाँ पर हम थोड़े से रंध्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। रंध्र क्या है? प्यारे बच्चों, पौधे की पत्तियों को आपने देखा होगा। पौधे की पत्तियों की दो सतह होती है, एक निचली सतह होती है और एक ऊपरी सतह होती है। ऊपरी सतह पर आपने नोटिस किया होगा कि ये सतह काफ़ी चिकनी होती है, इस पर एक क्यूटिकल की परत पाई जाती है, जिसके कारण यह प्रकाश की अधिकांश मात्रा को परावर्तित कर देता है। परंतु निचली सतह जो होती है वो कुछ खुरदरी होती है, रफ होती है, जिसके कारण पौधे की पत्तियों के निचली सतह पर बहुत से छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। रंध्र ये क्या करते हैं? दिन के समय जब सूर्य के प्रकाश में ये रंध्र धीरे धीरे खुलना शुरू करते हैं, और इनकी प्रक्रिया जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये खुलते जाते हैं। इनकी प्रक्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ये जैसे कि आप लोग सेम का बीज देखे होंगे, दो सेम के बीज को उल्टा सटा के रख दिया जाए तो यही स्ट्रक्चर होता है रंध्र का। इसी प्रकार का होता है, और इसमें ये रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इनके दोनों पार्ट्स में क्लोरोफिल होते हैं, और ये इनसे जुड़ी और भी संरचनाएं होती हैं इस प्रकार से। ये द्वार कोशिकाएं हैं जो रंध्र के खुलने और बंद होने में मदद करती हैं। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश तीव्र होता जाता है, यह रंध्र खुल करके पूरी तरह से ओपन हो जाता है, और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करता है तथा CO2 ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और जल वाष्प भी इसमें से बाहर निकलता है। तो यही वो अंग है जिनके द्वारा पौधे गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसों का आदान प्रदान बाहरी वातावरण से करते हैं, और इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह जो द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाओं में